तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे क्या है? कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इससे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप भी इसके लिए सतर्क रहिए, कहीं आपकी परीक्षा में ना आ जाए, इसके लिए आप इसको आज तैयार करेंगे। सबसे पहले देखें कृषि के प्रकार। आमतौर पर कृषि को दो भागों में ही बांट के पढ़ा जाता है। पहला होता है हमारा निर्वाह कृषि, अर्थात जो हम जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, अर्थात जो खाने पीने की चीज़ें होती है, जैसे हमारा गेहूँ है, खाद्यान्न की फसलें, तिलहन की फसलें, ऐसी फसलें जिनका उत्पादन हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारा जीवन निर्वाह हो सके। दूसरी होती है हमारी वाणिज्यिक कृषि, अर्थात ऐसी फसलें या ऐसी इस प्रकार की कृषि जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? हम वाणिज्यिक या फिर बेचने के लिए करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे किसके बारे में? निर्वाह कृषि, सब्सटेंस एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत करेंगे। निर्वाह कृषि को भी हम दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एक तो होता है हमारा गहन निर्वाह कृषि, जिसे इंटेंसिव सब्सटेंस सब्सिस्टेंसेस जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा हमारा आदिम निर्वाह कृषि आता है। ठीक है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर आता है, उसके बारे में तो हम दोनों के बारे में एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा गहन निर्वाह गहन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में बातचीत करते हैं, जो हमारे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर आता है। सबसे पहले बात करें गहन जीवन निर्वाह कृषि है, ये हमारे जो मानसून वाले एरिया हैं एशिया के, और वो कौन कौन से हैं? जहाँ पे घनी आबादी पाई जाती है। घनी आबादी वाले देश हैं, जैसे हमारे दक्षिण एशिया के देश है, जिसमें हमारा भारत भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आता है, म्यांमार आता है। तो इस प्रकार के जो देश है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तो ये सारे के सारे देश क्या है? क्या हमारे मानसून एरिया वाले देश है। मानसून एशिया में, दक्षिणी एशिया में आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जैसे हमारे मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ये सारे देश, और पूर्वी एशिया जिसमें हम जापान, ऐसे एरिए जिनमें क्या है? घनी आबादी पाई जाती है। वहाँ हम क्या करते हैं? गहन जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। गहन जीवन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अर्थात जो हमारे डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, वो बहुत हाई रहती है। ठीक है? तो इस वजह से यहाँ के क्या है? खेतों का आकार छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उनके पास खेतों के आकार बड़े थे, लेकिन जैसे-जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती है, खेत क्या है? बच्चों में बढ़ते जाते हैं। अब बढ़ते लोगों के पास, कई के पास तो आधा-आधा बीघा, 1-1 बीघा भी खेत नहीं रह पाते। गहन जीवन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्रों में भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, अर्थात कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश की जाती है। जैसे हमारे वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसे हम कहते हैं गहन जीवन निर्वाह कृषि। क्यों? क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए हम क्या करते हैं? एक छोटे से खेत में ही अधिक से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। गहन जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में क्या मानव श्रम पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात इसमें क्या है? आदमी ज़्यादा होते हैं और ज़मीन कम होती है, इसलिए क्या होता है? सारे के सारे आदमियों को छोटी सी ज़मीन पे लगा दिया जाता है। इसलिए मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, और मैनुअल लेबर्स होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। घर के सारे सदस्य मैनुअल लेबर बन जाते हैं इसमें। गहन जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, अर्थात 1 हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। क्यों? क्योंकि उस पे क्या है? जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जनसंख्या के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति उपज कम होती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा होती है। गहन जीवन निर्वाह कृषि के क्षेत्रों में मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है? जो हमारे खाद्यान्न फसलें होती है, जैसे गेहूँ, चावल, इस तरह की जो फसलें होती हैं, उनका उत्पादन किया जाता है हमारे गहन जीवन निर्वाह कृषि में। अब हम ये गहन जीवन निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में बाँटकर पढ़ते हैं, और वो कौन-कौन से भाग हैं? पहला चावल प्रधान और दूसरा गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि। मतलब पहले हम चावल प्रधान निर्वाह कृषि पढ़ेंगे, फिर गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा चावल प्रधान जो निर्वाह कृषि है, राइस बेस्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। चावल प्रधान जो निर्वाह कृषि है, किन क्षेत्रों में की जाती है? जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में हमारे चावल प्रधान निर्वाह कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? प्रधान निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चावल प्रधान निर्वाह कृषि का विस्तार क्या? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी और मध्य चीन, इन देशों में की जाती है, जहाँ पे हमारे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है। वहाँ पे क्या है? चावल प्रधान निर्वाह कृषि की जाती है। फिर गेहूँ की बात करें, गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि कहाँ की जाएगी? वह ऐसे एरिया जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे हमारे गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि होती है। और ये कहाँ होती है? इसका विस्तार हमारे उत्तरी, मध्य, पश्चिमी भारत
उत्तरी चीन है, पाकिस्तान, कोरिया, इन देशों में क्या गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि की जाती है। तो हमने ये दोनों चीज़ देख ली दोनों प्रकार की। अब हम बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि। किसकी? आदिम या प्रिमिटिव जो एग्रीकल्चर है उसकी बात करें तो आदिम निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है जिसे स्थानांतरित कृषि, और एक होता है हमारा नॉमेडिक एग्रीकल्चर मतलब चलवासी पशुचारण कृषि। इन दोनों भागों में बांट के पढ़ते हैं किसको? आदिम निर्वाह कृषि को। इनके बारे में एक एक करके बात करें। पहला आता हमारा स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। स्थानांतरण कृषि उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होते हैं उनमें आदिम जनजाति के द्वारा की जाती है। जो हमारा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होते हैं जहाँ वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में क्या हमारी जो आदिम जनजाति है प्रिमिटिव जो ट्राइब्स होती है ये स्थानांतरण कृषि करती है। वन क्षेत्र जैसे हमारे अमेजन बेसिन है दक्षिणी अमेरिका के अंदर, कांगो बेसिन है मध्य अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन सब के अंदर जो भी ट्राइब्स होती है जनजातियाँ पाई जाती हैं ये हमारी स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है। और इसको सभी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये लगातार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अर्थात जो हमारा स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उनको किस नाम से जाना जाता है? मूल रूप से देखें तो इन्हें कर्तन और दहन के नाम से जाना जाता है। काट दो और जला दो या काट दो और जला दो इस रूप में इनको जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि क्या है? भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। अर्थात जहाँ पे वनस्पति काट दिया जाता है कुछ समय बाद यदि उनको खाली छोड़ दिया जाए तो वनस्पति अपने आप ही वापस उगाएगी। ऐसे एरिया में हमारे तो स्थानांतरण कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर हम मक्का, आलू, ज्वार, बाजरा इनकी खेती करते हैं। किनकी खेती करते हैं? मक्का, आलू, ज्वार, बाजरा इनकी खेती करते हैं हम स्थानांतरित कृषि वाले क्षेत्रों में। अब हम बात करेंगे स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम, किन किन क्षेत्रों में इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो स्थानांतरण कृषि के अन्य नामों की बात करें, सबसे पहला आता है हमारा मिल्पा कृषि। कौन सी कृषि? मिल्पा कृषि। तो मिल्पा कृषि हमारे कहाँ कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको, रोडेशिया तथा मध्य अफ्रीका में मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ? हमारा मैक्सिको, रोडेशिया और मध्य अफ्रीका, मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में हमारे इसे मिल्पा कृषि के नाम से जानते हैं। फिर आता है जिम्बाब्वे जो अफ्रीका का एक देश है जिसका पूरा नाम क्या था? रोडेशिया था। ठीक है, तो ये हमारे रोडेशिया इसके अंदर लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए आपको अलग से बताया कि रोडेशिया मतलब हमारे जिम्बाब्वे, जिसको पहले रोडेशिया कहते थे अब क्या कहते हैं? इसे जिम्बाब्वे कहते हैं। दूसरी कृषि आती है हमारी रोका कृषि। कौन सी कृषि आती है? रोका कृषि। तो हमारे स्थानांतरण कृषि को ब्राजील में रोका कृषि के नाम से जाना जाता है। जो हमारे स्थानांतरण कृषि है इस कृषि को क्या ब्राजील में रोका कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा लदान कृषि। स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया और मलेशिया वाले एरिया हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया और मलेशिया वाले एरिया हैं, वहाँ इन्हें लदान कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लदान कृषि के नाम से जाना जाता है हमारे इंडोनेशिया और मलेशिया वाले एरिया में। फिर चन्ना कृषि। चन्ना कृषि के बारे में बात करें तो स्थानांतरण कृषि को श्रीलंका में चन्ना कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ? श्रीलंका में। फिर आता है हमारा तमराई कृषि। स्थानांतरित कृषि को थाईलैंड में तमराई कृषि के नाम से जाना जाता है। कौन सी जगह पे? थाईलैंड में। किस नाम से जानते हैं? तमराई कृषि के नाम से जानते हैं थाईलैंड के अंदर। अब तुग्या कृषि या टांग्या कृषि। तो स्थानांतरित कृषि को म्यांमार में तुग्या कृषि या टांग्या कृषि के नाम से जानते हैं। इसको तुंग्या या टांग्या कृषि के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? म्यांमार में। रे एग्रीकल्चर। तो स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में रे कृषि के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम है तो वियतनाम में किस नाम से जानते हैं इसे? रे एग्रीकल्चर या रे कृषि के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा? कोनोको कृषि। ये कोनोको एग्रीकल्चर। तो स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में कोनोको कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोनोको कृषि के नाम से जाना जाता है। मसोल कृषि या मासोल कृषि। तो स्थानांतरण कृषि को मध्य अफ्रीका में मसोल कृषि या मासोल कृषि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मासोल कृषि या मसोल कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा लोगन कृषि। क्या आता है? लोगन कृषि। तो लोगन कृषि की बात करें तो स्थानांतरण कृषि को पश्चिमी अफ्रीका में लोगन कृषि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोगन कृषि के नाम से जानते हैं। फिर आता है फंग कृषि। तो स्थानांतरण कृषि को भूमध्य रेखीय जो अफ्रीका होता है उन क्षेत्रों में फंग कृषि के नाम से जानते हैं। कौन से? भूमध्य रेखीय जो अफ्रीका है वहाँ पे किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखीय अफ्रीका क्षेत्रों में फंग कृषि के नाम से जानते हैं। तभी कृषि स्थानांतरित कृषि को मेडागास्कर में, जो हमारे अफ्रीका वाला देश है, अफ्रीका वाला महाद्वीप है, तो उसके पूर्वी भाग में एक टापू है। टापू बहुत बड़ा एरिया है जो कौन सा? मेडागास्कर। तो उस एरिया में से तावी कृषि के नाम से जानते हैं। हुमा कृषि, ये हुमा कृषि नहीं है, ये हुमा कृषि है। तो स्थानांतरित कृषि को
यहाँ पे जावा और सुमात्रा में हुमा कृषि के नाम से जानते हैं। कौन सी जगह? जावा और सुमात्रा है, ये इंडोनेशिया की कुछ द्वीप है, जावा और सुमात्रा, तो वहाँ इन्हें हुमा कृषि के नाम से जानते हैं। फिर आता है केंगेन कृषि। तो स्थानांतरित कृषि को फिलीपींस में केंगेन कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? केंगेन कृषि के नाम से जाना जाता है फिलीपींस में, ये हमारी जो स्थानांतरित कृषि है उसको। फिर आता है झूम कृषि, झूमिंग कृषि। तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य है, वहाँ पे इसे झूम कृषि, ये झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि झूम झूम के करते हैं, इसलिए झूमिंग कृषि। फिर आती है हमारी चलवासी पशुचारण कृषि, जो हमारे नोमैडिक एग्रीकल्चर, उनके बारे में बात करें। तो चलवासी पशुचारण कृषि जल और चारे की प्राप्ति के लिए चलवासी पशुचारण कृषि की जाती है। किसके लिए? जल और चारे, ये ऐसी कृषि जल और चारे के लिए की जाती है। सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी एशिया सहारा मरुस्थल में ऊँटों का पालन करते हैं, तो वो वाले लोग ये करते हैं। कौन से? जो हमारे, एक तरह से एक ये भी याद रखना, जो पशुपालन होता है ये भी कृषि के अंदर ही गिना जाता है। क्या? पशुपालन होता है ये भी कृषि के अंदर ही गिना जाता है। तो हमारे दक्षिणी पश्चिमी एशिया और सहारा मरुस्थल में ऊँटों का पालन किया जाता है। अरब प्रायद्वीप, ईरान, इराक, अफगानिस्तान में क्या? भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर, इनका पालन करते हैं। तो ये भी नोमैडिक है, नोमैडिक है, इसको भी पशुपालन में को भी एग्रीकल्चर के अंदर ही गिना जाएगा। तो इन एरियो में क्या है? ठीक है, इन एरियो में क्या है? जो हमारे भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे और खच्चर, इनका पालन किया जाता है। फिर देखें हम मध्य एशिया, तिब्बत, एंडीज, याक में याक और लामा होते हैं ना, जो हमारे बैल होते हैं एक तरह के, याक, वाई के याक और लामा, तो इनकी का पालन किया जाता है। जो हमारे टुंड्रा प्रदेश है, तो टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर, कैरिबू, इनका पालन किया जाता है। अब हम बात करें किसकी? वाणिज्य कृषि की। तो हमने निर्वाह कृषि की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी? वाणिज्य कृषि की। वाणिज्य कृषि में हम 8 प्रकार की कृषि पढ़ेंगे। पहले वाणिज्य पशुधन पालन या पशुचारण, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, फिर मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या बागाती कृषि, भूमध्य रेखी कृषि, ट्रक फार्मिंग, फलोद्यान कृषि, कारखाना कृषि, जिसे हम डेयरी कृषि या डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं एक एक करके। पहला आता है वाणिज्यिक पशुपालन या पशुचारण, जिसे कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग भी कहते हैं। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन या पशुचारण क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। कहाँ? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ये की जाती है। जैसे हमारा डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, यहाँ से क्या? दूध का उत्पादन किया जाता है। कहाँ? डेनमार्क और न्यूजीलैंड से किसका? दूध का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से दूध और ऊन, इसका उत्पादन किया जाता है। अमेरिका से दूध और मांस का उत्पादन किया जाता है। ये हमारे कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, इनसे ये चीजें प्राप्त की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र है, इन पे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको जेकारू कहते हैं, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्र होते हैं उन पे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जेकारू कहा जाता है। अब बात करेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल, अर्थात विस्तृत जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है उसके बारे में बात करें। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि विकसित देशों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। कहाँ? तो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, वहाँ पे की जाती है ये वाली कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है। इनमें क्या होता है? प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है? प्रति व्यक्ति उपज ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या, खेतों की साइज क्या बहुत बड़ी होती है और इन पर जनसंख्या का दबाव कम से कम रहता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में मुख्यतः किसकी खेती करते हैं? गेहूं की, जैसे हमारे अमेरिका वाले देश। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में मक्का, जौ, जई, इनकी खेती भी की जाती है। फिर आती है हमारी मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि का विस्तार हमारे अमेरिका के पूर्वी भाग, जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है यूएसए के, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीप के शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, इनके अंदर की जाती है हमारी कौन सी? मिश्रित कृषि। यहाँ पे क्या था? क्रॉप रोटेशन या शस्यवर्धन और अंतर फसली अर्थात इंटरक्रॉपिंग कृषि मृदा की जो उर्वरता है इसको बनाए रखने में सहायता करते हैं। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो हमारे क्रॉप रोटेशन या सस्यवर्धन, और जो हमारा इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतर फसली
है, ये दोनों क्या करते हैं, कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। जो मिश्रित कृषि है, क्या मिश्रित कृषि मध्यम आकार के खेतों में की जाती है। कहाँ की जाती है? ये वाली खेती हमारे मध्यम आकार के खेतों में की जाती है। मिश्रित कृषि में क्या भारी पूंजी निवेश भी किया जाता है। और मिश्रित कृषि क्या महानगरों के समीप की जाती है। जब बड़े बड़े महानगर होते हैं उनमें क्या उपज उग के सीधे ही बिकने के लिए चली जाती है, तो वहाँ पे हमारे मिश्रित कृषि की जाती है। फिर आती है हमारी रोपण कृषि, जिसे बागाती कृषि भी कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल, जो हमारा कॉलोनाइजेशन पीरियड था अंग्रेजों का, उस समय हमारे यूरोपीय लोगों के द्वारा रोपण कृषि या बागाती कृषि का विकास किया गया था। किसका? रोपण कृषि या बागाती कृषि का विकास किया गया था उस समय। जैसे हम बात करें ब्रिटिशों की, तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत श्रीलंका में चाय की खेती का विकास किया गया था। किसका? चाय की खेती का विकास किया गया। ब्रिटिश लोगों के द्वारा मलेशिया में रबड़ की खेती का विकास किया गया। किसका? मलेशिया में रबड़ की खेती का। और ब्रिटिश लोगों के द्वारा वेस्ट इंडीज में गन्ना और केले की खेती का विकास किया गया। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशों ने कहाँ कहाँ किसका विकास किया। तो ये भारत और श्रीलंका में तो चाय का, ब्रिटिश लोगों ने ही मलेशिया में रबड़ की खेती का और वेस्ट इंडीज में गन्ना और केले की खेती का विकास किया। जब ब्रिटिश आगे हैं तो फ्रांसीसी उससे पीछे नहीं रह सकते। तो फ्रांसीसी लोगों के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ इनकी खेती का विकास किया था। अब हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिकी लोगों के द्वारा फिलीपींस में नारियल की और गन्ने की खेती का विकास किया गया था। तो हमने क्या फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमेरिका तीनों की बात कर ली। फिर बात करें यूरोपियन। यूरोपीय लोगों के द्वारा ब्राजील में कहवा की खेती का विकास किया गया। अब बात करें हम, ये तो ओवरऑल देख लिया। अब ओवरऑल बात करें तो हमारे रोपण कृषि या बागाती कृषि में क्या भारी पूंजी निवेश किया जाता है, अर्थात इसके अंदर क्या पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। इससे जो हमारी फसलें निकल के आती है ये भी बहुत महंगी फसलें होती है। रोपण कृषि या बागाती कृषि में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत भी पड़ती है, लोगों की जरूरत भी इसमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी। रोपण कृषि या बागाती कृषि का एक फसली कृषि होती है, अर्थात एक साल में एक ही बार इनको उगाया जा सकता है। कई फसलें तो बहुत सालों तक चलती रहती है। फिर हम बात करें भूमध्य सागरीय कृषि या मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर है उसकी बात करें, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर, नारंगी, संतरा, नींबू, जैतून जैसे खट्टे फल है, इनकी खेती की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय खेती कहते हैं। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अंगूर, नारंगी, संतरा, नींबू, जैतून जैसे खट्टे फल होते हैं, इनकी खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। फिर हम बात करें आगे, तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र, कृषि क्षेत्र हैं, इनका विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक। कहाँ से? ट्यूनीशिया जो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, उस देश से लेकर अटलांटिक तट तक। मध्यवर्ती चिली है, जो दक्षिणी अफ्रीका वाले एरिया हैं, दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, अर्थात जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में हमारे भूमध्य सागरीय खेती, ये जो हमारे खट्टे फलों है, तो खट्टे फलों की खेती की जाती है। अब बात करेंगे हम ट्रक फार्मिंग की। ट्रक फार्मिंग के बारे में बात करें तो ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो ट्रक फार्मिंग में साग सब्जियों को प्रतिदिन ट्रक में भरकर निकटवर्ती नगरों में आपूर्ति की जाती है। रोज उगाया जाता है, रोज बेचा जाता है, एक तरह से मान लीजिए। ट्रक फार्मिंग ट्रक द्वारा रात भर में तय करने वाली दूरी होती है, इतनी सी दूरी में ही उगाकर भेज दिया जाता है। दुनिया में ट्रक फार्मिंग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ये हमारे अमेरिका से मानी जाती है। अर्थात खेतों में उगाया जाता है और आसपास के जितने भी शहर हैं रात रात में वहाँ बेचने के लिए चले जाते हैं। फिर आता है फलोद्यान कृषि या मार्केट गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर। फलोद्यान कृषि में हम फल और फूल दोनों की खेती करते हैं। किसकी? फल और फूल दोनों की खेती करते हैं। इसके अंदर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उनमें केला, आम, नारियल इनकी फलोद्यान कृषि की जाती है। जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे हमारे किसी केला, आम, नारियल ऐसे फलों की खेती की जाती है। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर, किसकी? शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर क्या, इन क्षेत्रों में सेव, नाशपाती को फलोद्यान कृषि की जाती है, अर्थात इनकी फलोद्यान कृषि की जाती है। किसकी? सेव और नाशपाती की। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे फलों की फलोद्यान कृषि की जाती है। किसकी? खट्टे फलों की फलोद्यान कृषि की जाती है। भारत की बात करें तो भारत में गुलाब, गेंदा की फलोद्यान कृषि की जाती है। किसकी? गुलाब और गेंदा की फलोद्यान कृषि की जाती है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में विश्व में फूलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। कौन? नीदरलैंड तो खुद ही
फूलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। नीदरलैंड विश्व में मुख्यतः ट्यूलिप के फूलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। इसके लिए जो ट्यूलिप का उत्पादन होता है, तो नीदरलैंड में ट्यूलिप के फूलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे अगली कृषि। अगली कृषि आती है हमारी फैक्ट्री फार्मिंग, जिसे डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं, या कारखाना कृषि भी कह सकते हैं। तो कारखाना कृषि या डेयरी कृषि में पशुपालन किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, पशुपालन बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे हमारे गाय, बैल, कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन, ये सब करते हैं। कारखाना कृषि या डेयरी कृषि में कारखानों में तैयार भोजन और पशु चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जाती है, अर्थात वेटरनरी जो मेडिसिन होती है, इनकी व्यवस्था की जाती है। कारखाना कृषि या डेयरी कृषि की बात करें तो इसका विस्तार हमारे पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है इनका विस्तार? पश्चिमी यूरोप मतलब वेस्टर्न यूरोप और उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है। इसका कारखाना कृषि और डेयरी कृषि का। अब हम बात करेंगे कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार। कृषि करने वाले जो संगठन होते हैं उनके आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी सहकारी कृषि होती है, एक होती है हमारी कलेक्टिव फार्मिंग या सामूहिक कृषि कहेंगे इसे। तो किसकी बात करें? सबसे पहले सहकारी कृषि की बात करें, जिसे हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग किसे कहेंगे? हमारे व्यक्तिगत फार्म होते हैं, जैसे हमारे इंडिविजुअल फार्म जो अक्षुण्ण रहते हैं अर्थात इंटरेक्ट रहते हैं, उन इंटरेक्ट रहते हुए सहकारी कृषि संस्था के माध्यम से कृषि की जाती है। तो हम सबसे पहले कौन सी देख रहे हैं? सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि में नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो ये राम है, तो राम के 10 खेत है, एक यहाँ 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 है, ठीक है। तो ऐसे करके ये मान लो कि 6 खेत है। श्याम है, तो श्याम के क्या है, एक खेत यहाँ पे, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है। तो इसमें क्या है, जब खेत दूर दूर होते हैं, कईयों के खेत क्या 2-3 जगह होते हैं और उनके खेत क्या दूर दूर है, साइज में छोटे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक संस्था बनाते हैं। संस्था बना के इस एक एरिया बनाते हैं। इस एरिया में जितने लोगों के खेत आते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करके उनको एक ही खेत मान लिया जाता है, एक खेत करके एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो इससे क्या होता है, फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो हमारे व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, मतलब कई बार अलग अलग रहते हैं। उन अलग अलग रहने वाले फार्मों की बात करें तो अलग अलग रहते हुए क्या करते हैं, एक सहकारी संस्था का निर्माण किया जाता है और सहकारी संस्था के माध्यम से फिर कृषि की जाती है। सहकारी संस्थान के द्वारा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक खरीद, कृषि उत्पादों की उचित मूल्य पर बेचने, सस्ती दरों पर प्रसंस्करण साधनों को जुटाने की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि जब कलेक्टिव रूप से की जाती है, बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, तो चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती है। सहकारी आंदोलन क्या है, 1 शताब्दी पूर्व शुरू हुआ था, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको शुरू किए। सहकारी आंदोलन कहाँ से? हमारे डेनमार्क में सबसे ज़्यादा सफल रहा है। कहाँ पे? डेनमार्क में ये सबसे ज़्यादा सफल रहा है। फिर बात करते हैं कलेक्टिव कृषि या सामूहिक कृषि की बात करें। तो सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व या सामूहिक, और श्रम भी कैसा होता है? सामूहिक श्रम होता है। तो उत्पादन की बात करें तो इसमें उत्पादन में जो उत्पादन के साधन होते हैं उनमें संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है और सामूहिक श्रम भी होता है। विश्व में सामूहिक कृषि की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सोवियत संघ से, या सोवियत रूस होता है, वहाँ से हमारे सोवियत कृषि व सामूहिक कृषि की शुरुआत मानी जाती है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खहोश कृषि या खोल खोज कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का पूरा नाम क्या है? खोल खहोश कृषि या खोल खोज कृषि भी कहते हैं। कहाँ पे? ये हमारे सोवियत संघ में। तो इस तरह हमने आज एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। एग्ज़ाम हमारे सर पे है, 10-15 दिन के बाद ही एग्ज़ाम है, तो आप भी तैयारी कीजिए और जो भी टॉपिक्स है उनका बार-बार रिवीजन कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।